आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। देश के उत्तर पूर्व में मौजूद विभिन्न हिंसक गुटों के साथ पिछले वर्षों में हुई शांति वार्ताएं सफल रही हैं। इसी कड़ी में आज का दिन ऐतिहासिक रहा है, जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा असम और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे असम में शांति के नए दौर का शुभारंभ बताया और आश्वासन दिया कि समझौते की सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा। विकास की पहली शर्त होती है शांति। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा समाप्ति के लिए जो प्रयास आरंभ किए, वो 2019 से पूर्वोत्तर के विभिन्न हिंसक गुटों के साथ विभिन्न शांति समझौतों के रूप में सफल होते नजर आते रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर पूर्व में शांति बहाली की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल साकार हुई, जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ वार्ता समर्थक उल्फा के अध्यक्ष अरविंद राज खोबा, उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई, महासचिव अनूप चेतिया समेत 16 नेताओं ने भाग लिया। असम के अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि और 13 नागरिक समूहों के प्रतिनिधि भी इस शांति समझौते के गवाह बने। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के उत्तर पूर्व में शांति प्रयासों को रेखांकित करते हुए साफ किया कि समझौते की शर्तों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। असम के मुख्यमंत्री ने उल्फा के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक उनके संघर्ष के कारण राज्य में सुरक्षा बलों समेत 10,000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए शांति समझौतों की सराहना करते हुए कहा कि ये समझौता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। उल्फा के साथ इस समझौते का मतलब है कि सभी हथियार, गोला बारूद समेत आत्मसमर्पण किया जाएगा, सशस्त्र संगठनों को भंग किया जाएगा, काडर के कब्जे वाले सभी शिविर खाली होंगे और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उल्फा के लोग शामिल होंगे। इस समझौते के प्रति प्रयासरत केंद्र सरकार की उल्फा के साथ कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है, जिसके साथ ही असम के लगभग सभी सशस्त्र समूहों के साथ अब शांति समझौते हो चुके हैं। इस मौके पर उल्फा की ओर से भी कहा गया कि वे अब प्रदेश में दीर्घकालिक शांति और विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। इस शांति समझौते के साथ ही प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप उत्तर पूर्व अब हिंसा से मुक्त होगा और इसके साथ ही स्थायी शांति के नए युग का सूत्रपात होगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर पूर्व अगर आज की बात करते हैं तो दिल्ली के साथ उसकी दूरी बहुत कम हो गई है। न केवल कनेक्टिविटी संपर्क के माध्यम से यहां बात हो रही है, बल्कि तमाम प्रयासों में जो केंद्र की योजना है, जो केंद्र की सोच है, उसे उत्तर पूर्व तक पहुंचाया जा रहा है और वो भी सफलतापूर्वक। और यही कारण है कि न केवल असम बल्कि उत्तर पूर्व के ही विभिन्न राज्यों में आज शांति दिख रही है। शुरुआत हम यहां पर आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करेंगे हम असम के साथ, ये बताने के लिए कि कैसे शांति के पथ पर आज असम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अफस्पा को लेकर बहुत विरोध हुआ करता था। ऐसे में सरकार ने आम जन की सोच को पहचाना और आज 85% असम के क्षेत्रों से अफस्पा हट चुका है।
वहीं अगर हम पिछले सालों की बात करें तो अब तक आज के समर्पण, आत्मसमर्पण को अगर हम गिन लेते हैं तो 8200 हिंसक गुटों के कैडर आज तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं, यानी वो विकास की मुख्य धारा के साथ, शांति के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये तस्वीर रखें कि कैसे आंकड़े भी इस बात की तस्दीक देते हैं कि घटनाओं में अगर आप देखते हैं तो हिंसक घटनाओं में 87% तक की कमी आ चुकी है। जिन लोगों की हिंसक घटनाओं में मृत्यु हो जाती थी, जिनमें ज्यादातर आमजन होते थे, 90% कमी आ चुकी है। अपहरण के मामले भी 84% तक कम हो चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से असम में शांति बहाल हो रही है, क्योंकि सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि सभी हिंसक गुटों को मुख्यधारा के साथ जोड़ दिया जाए, और ये आंकड़े इसी बात की सफल तस्वीर सामने रखते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त पूर्वोत्तर में ही आप देखें तो ये आंकड़े इसी तस्वीर को पुख्ता रूप से सामने रखते नजर आते हैं। हिंसा की बात करें तो हिंसक घटनाएं ही हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद 2023 तक की। तो अगर आप देखें, हिंसक घटनाएं 2014 से पहले 10,000 थी, लेकिन अब 3,200 के करीब रह गई हैं। सुरक्षा बल जो हताहत होते थे उनके आंकड़ा भी आप देख सकते हैं 2014 से पहले और बाद में, यानी 68% तक की यहां पे भी कमी आई है। हताहत सुरक्षा बल, नागरिकों की मृत्यु की बात करें तो यहां भी 82% तक की कमी आई है। ये दिखाता है कि जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है वो सफल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये इसी वजह से बताना बहुत जरूरी है कि जो केंद्र के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास हैं वो किन मायनों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां पे ये जो सोच है वो ये दिखाती है कि जो सशस्त्र समूह है उनके साथ समझौते किए जा रहे हैं, उन्हें वार्ता की मेज तक लाया जा रहा है, तो वहीं अफस्पा वाले क्षेत्रों को भी कम करके विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार 2014 के बाद तमाम शांति प्रयास जो करती आ रही है उनकी सफलता विभिन्न समझौतों के रूप में सामने है। आपके सामने कुछ रखना चाहेंगे, जैसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा समझौता 2019 में अगस्त में हुआ और जिसमें आप देख सकते हैं 88 कैडर्स ने आत्मसमर्पण भी किया। उसके बाद अन्य समझौतों की बात करें तो 2020 जनवरी में बोडो समझौता हुआ, 5 दशक पुराना बोडो मुद्दा जिसका हल निकाला गया और यह बोडो समझौते के रूप में सामने आया। वहीं आगे बढ़े तो ब्रू रियांग समझौता, ब्रू रियांग समझौता ये 16 जनवरी 2020 में ही हुआ, जिसमें 23 साल पुराना ब्रू रियांग शरणार्थी संकट हल हुआ। किस तरह हल हुआ कि 37,000 से अधिक जो विस्थापित लोग थे उन्हें त्रिपुरा में बसाने के प्रयास के रूप में यह समझौता सामने आया। यह बेहद महत्वपूर्ण समझौता था जिसको सामने लाया गया। इसके बाद आगे बढ़े तो 2021 की बात करें तो यहां कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ और 4 सितंबर को यह समझौता हुआ, जहां पे कार्बी क्षेत्र, क्योंकि कार्बी असम का बहुत बड़ा जातीय समूह है, इनका जो भी विवाद था उसको इस समझौते के माध्यम से सुलझाया गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो मेघालय अंतरराज्य सीमा समझौता, असम और मेघालय के बीच का जो सीमा विवाद था 29 मार्च 2022, लगभग 35% विवाद का समाधान इस समझौते के साथ हो गया। लगभग 12 क्षेत्र, जिनमें से 6 क्षेत्रों का समाधान सामने आ चुका था। 27 दिसंबर 2022 को एक और महत्वपूर्ण समझौता मणिपुर में हुआ। मणिपुर में जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, अप्रैल की बात है ये, अप्रैल 2023 जब ये समझौता सामने आया। 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर का ये समझौता सामने आया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 2023 की बात करते हैं तो अप्रैल 2023 दिमासा समझौता भी सामने आया। आज इन सभी समझौतों का भी एक तस्वीर गृह मंत्री ने भी सबके सामने रखी थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये तमाम 9 समझौते ऐसे हो चुके हैं सरकार के विभिन्न गुटों के साथ, जिनमें से ये सभी समझौते जिनमें जुड़े हुए हैं। नवंबर में ही मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट 6 दशक तक के लंबे सशस्त्र आंदोलन का अंत हुआ और इसको सबसे बड़ा समझौता माना जाता है मणिपुर में शांति की अगर हम बात करते हैं। और जब ये वार्ताएं होती हैं तो इन गुटों के साथ जब वार्ताएं होती हैं जिनके साथ एक सशस्त्र काडर जुड़ा हुआ है, तो कैसे उन्हें कन्विंस किया जाता है, क्या कुछ है जो उन्हें मोटिवेट करता है कि बातचीत की मेज तक आए। यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है पूर्वोत्तर में शांति बहाली की एक और ऐतिहासिक पहल। और ये ऐतिहासिक पहल ही मानी जाएगी क्योंकि कहा जा रहा है कि इस समझौते के साथ ही असम में सभी हिंसक गुटों के साथ अब वार्ता और समझौते हो चुके हैं। इन मायनों में ये समझौता, आज का समझौता, बेहद ऐतिहासिक माना जा सकता है। चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं दीपक देवान जी, जो उत्तर पूर्व के वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका दीपक जी। हमारे साथ रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं, आप दैनिक पूर्वोदय के एडिटर हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आप दोनों बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं और आप दोनों देखें तो असम में इन हिंसक गुटों के इतिहास, वर्तमान को बहुत करीब से देखते आए हैं।
दीपक देवांशी, इसलिए सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे ये, आज हमने देखा कि कैसे अनूप चेतिया और इन लोगों ने, जो उल्फा के प्रतिनिधि हैं, उल्फा के नेता रहे हैं, इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है शाम को, कई बातों को सामने रखा है। असम के लिहाज से हम बात करें तो शांति के लिहाज से, स्थायी विकास के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है आज का ये ऐतिहासिक समझौता? ये एक और कदम है जो बहुत ज़रूरी था नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि वहाँ शांति बहाल करने के लिए जितने भी पुराने जो गुट हैं उनके साथ एक एक करके मोदी सरकार ने सबके साथ सबको टेबल पे बुला के नेगोशिएट करके जो सेटलमेंट करी है, उसमें ये एक और ऐतिहासिक कदम है जो आज हुआ है। देखिए, इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, 1979 से चल रही थी अल्फ़ा, और इसके जो बहुत उतार चढ़ाव भी आए इनमें। और देखिए, कहीं भी कोई इंसर्जेंसी जो है बिना लोकल स्थानीय लोगों की सपोर्ट और या अपोजिशन के बिना नहीं टिक सकती। अगर लोग अपोज करेंगे तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होती है। ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यही इस अल्फ़ा के साथ भी हुआ। चलते चलते जितना हिंसा इतनी इन्होंने करी वहाँ पे कि लोग उब गए थे। एक इंसिडेंट जो एक मुझे साल याद नहीं आ रहा, जब इन्होंने हिंसा के करते हुए अल्फ़ा ने एक स्कूल को टारगेट किया था जिसमें स्कूल के बच्चे मारे गए थे। उसके बाद पूरे असम में अल्फ़ा के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई और 2010 में एक सिविल सोसाइटी ने कन्वेंशन करी थी गुवाहाटी में, जिसमें ये अल्फ़ा को अपील करी गई थी। मेरे ख्याल से 130 ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे टोटल नंबर याद नहीं है। उन सब ने ये अपील करी थी कि आप ये हिंसा का रास्ता छोड़ के बातचीत करिए गवर्नमेंट से। और उसके बाद 2011 में पहली बार अल्फ़ा का डेलीगेशन दिल्ली में आया, उन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जो परेश बरुआ हैं वो नहीं चाहते थे कि बातचीत हो, वो इनसे अलग होके उन्होंने अभी अपना आउटफिट चला रखा है। उसमें सिर्फ हार्डली मेरे ख्याल से 100 या इतने करीब उनके पास कैडर है। तो वो भी मेरे ख्याल से इसको जैसे आज वो भी देख रहे होंगे कि यहाँ समझौता हुआ है और उनके भी कैडर जो हैं जंगल में रह के उनको क्या मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे रविशंकर रवि जी को साथ में लेना चाहूंगी। रविशंकर जी, जैसे कि बात हो रही है कि एक तरीके से सभी हिंसक गुटों के साथ असम के समझौता हो चुका है, लेकिन एक वर्ग है जिसका ये मानना है कि अगर बरुआ गुट नहीं आया है चर्चा में, अगर वो नहीं आया है तो शायद उनको भी संशय है एक कि क्या वास्तव में जमीन पर शांति बहाली आगे बढ़ सकती है। आपका क्या मत है इसको लेकर? क्योंकि एक माहौल, एक पूरा वातावरण बना है, प्रयास हुए हैं जिसके बाद ये समझौते सामने आए हैं। देखिए, ये जो सवाल उठ रहा है कि परेश बरुआ वार्ता में शामिल नहीं हुए हैं तो उससे क्या होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भी परेश बरुआ के ऊपर बनेगा, क्योंकि जो अल्फा के जो स्थापना करने वाले सभी नेता आज नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद थे जिन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल, संस्थापक अरविंद राजखोवा और उनके जो सहयोगी, सिर्फ परेश बरुआ इस वार्ता में शामिल नहीं हुए। लेकिन यह समझौता इस मायने में ऐतिहासिक समझौता है कि इसका असम के लोग चाहते थे कि केंद्र सरकार अल्फा के साथ समझौता करे, और लोगों की इस भावना को असम सरकार और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने परसुएट किया, केंद्र तक यह भावना पहुंचाई, और यह जो समझौता हुआ उस पर असम के लोगों में एक खुशी का माहौल। वो चाहते थे कि उल्फा के साथ शांति समझौता हो। क्यों देरी हो रही है? वो जल्द से जल्द इसका समाधान चाहते हैं, क्योंकि असम में उल्फा हिंसा जब से शुरू हुई है 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, चाहे वो सुरक्षा बल हो या असम के युवक। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी केंद्र सरकार की है, यह सरकार सिर्फ समझौते नहीं करती है, समझौते को लागू करती है, और इसका असर दूसरे अलगाववादी समूहों पर पड़ रहा है। अगर हम असम की बात करें तो बोडो समझौता जो हुआ था और उसको जिस ढंग से इंप्लीमेंट किया गया है, आज जो बोडोलैंड की तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो लोगों को यह लग रहा कि अब जैसे उल्फा के साथ जो आज समझौता हुआ, तो लोग यह नहीं मान रहे हैं कि बस समझौता हो गया और वो लागू होगा, कब होगा।
गृह मंत्री ने इस बात को जी, आज अंडरलाइन गृह मंत्री किया। ने इसको स्पष्ट किया है रविशंकर जी कि समझौता जो है वक्त से पहले उन शर्तों को पूरा किया जाएगा, इस बात को सामने रखा। लेकिन दीपक दीवान जी, जो बात अभी कही गई है बोडो समझौते को लेकर, लेकिन ऐसे 9 समझौते 2019 से अब तक हो चुके हैं, 5 सालों में ही 9 समझौते हो चुके हैं। क्या ये समझौते और इनकी सफलता इस बात को भी रेखांकित करती है कि केंद्र की भी प्रतिबद्धता रही कि हमें हिंसा को खत्म कर शांति लानी है? कितना मुश्किल होता है इन हिंसक गुटों को मेज तक लाना और इनको वार्ता के लिए मनाना और उसके बाद एक समाधान तक पहुंचना। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बिना पब्लिक सिविल सोसाइटी के ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दे आर ऑल सन्स ऑफ द सॉइल। ये सब विदेशी नहीं है। जैसे कश्मीर में जो इंसिडेंसी है वो इंपोर्ट हो रही है वहाँ से, हमारी दूसरी जो नेबरिंग कंट्री से। यहाँ तो ये सब वहीं के बच्चे हैं, वहीं के बड़े हुए हैं, उनके चाचा मामा सब यहीं पे लोकल लोग हैं। तो जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा इनके ऊपर, तब इन्होंने समझा कि हमको यही रास्ता लेना है, यही उचित है। और आज वो उन्होंने माना कि हम अपना मिशन, पॉलिटिकल मिशन में फेल हो गए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, जहां अनूप चेतिया और शशधर चौधरी और मिनाल हजारिका तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी शाम को 1 घंटा पहले। तो उन्होंने ये कहा कि जब हमने देखा कि लोग भी तंग आ गए थे हमसे, तो हमने ये शांति का रास्ता अपनाया। और दूसरी बात देखिए भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ जो है सरकार में विश्वास होना। देखिए, केंद्र सरकार ने तो पहले ही बोला था कि आप आइए नेगोशिएशन पे टेबल पे बैठिए और समझौता अपने आप की बात मानेंगे। तो उसी का नतीजा ये है कि ये इसका आज समझौता साइन हुआ है। जी, लेकिन रविशंकर जी, यही सवाल आपके पास लेकर आना भी चाहूंगी, क्योंकि नागरिक समाज की ओर से आवाज उठाया जाना एक बात है, हिंसक गुट के द्वारा इस बात को महसूस किया जाना कि हमें वार्ता करनी दूसरी बात है। लेकिन उसे समाधान तक लेकर आना, उसको पूर्णता तक पहुंचाना और एक समझौते तक ले आना, उसको कार्यान्वित किया जाना और सफलतापूर्वक किया जाना, ये एक बड़ा काम है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से ये जो प्रयास किए जाते रहे हैं, ये एक उदाहरण साबित करते आए हैं एक के बाद एक अलग राज्यों में, और यही कारण है कि उल्फा जैसे संगठन ने भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज शांति के राह पर आगे बढ़ने को तैयार है और बढ़ रहे हैं? ममता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि भावनाएं अलग बात है, प्रयास अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो एक डेडिकेशन जो था, एक जो संकल्प थी कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करना, और उस संकल्प को जमीन पर केंद्र सरकार ने उतारा है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वार्ता को लंबा किए बिना धीरे धीरे वार्ता को आगे बढ़ाते हुए और एक कंक्लूजन पर पहुंचना, और उसके लिए अलगाववादी समूह के जो नेता हैं उनको सहमत करना, और फिर यह भरोसा देना कि हम जो समझौता कर रहे हैं उसको हम समय से पहले इंप्लीमेंट भी कर देंगे। अगर केंद्र सरकार में यह इच्छा शक्ति नहीं होती तो वार्ताएं चलती रहती और लोग फ्रस्ट्रेटेड होने लगते। और वैसे देखें तो यहाँ पर भी कई दौर की वार्ता हुई है, जिसके बाद जाकर ये समझौता हुआ है। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अनूप चेतिया जुड़ चुके हैं, जो उल्फा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चेतिया जी। और मेरे ख्याल से हर देशवासी जो इस कार्यक्रम को देख रहा है चेतिया जी, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि उल्फा एक ऐसा संगठन जो 1979 से लगातार लगा हुआ है, हिंसक घटनाएं करता रहा, लेकिन 2011 में आकर आप लोगों ने एक निर्णय लिया, उल्फा 2 गुट में बटा और उसके बाद आप शांति के लिए आगे आए। आज 2023, आज की तारीख ऐतिहासिक, ये समझौता हो गया है। ऐसा क्या था जिसने आप लोगों को मोटिवेट किया कि दशकों के हिंसा के इतिहास से अलग हटकर शांति की राह पर आगे बढ़ा जाए? पहले मैं सभी को नमस्कार जानता हूं, क्योंकि 2008 पर जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गया, उस टाइम पर उसमें पावर आ गया आवामी लीग गवर्नमेंट। उस टाइम पर 2009 पर हम लोगों का सारी लीडरशिप को पकड़ के इंडिया को एक्स्ट्राडेट किया, हैंड ओवर किया। इसी का वजह से इंडिया में 2009 से हम लोग का सभी लीडर गुवाहाटी का जेल में बंद था, तो कैद था। हम भी बांग्लादेश जेल पर था। उस टाइम पर हमारा 14 ईयर्स हो गया था।
तो उसका बाद में हम लोग का जो लीडरशिप था उस टाइम में हम लोग के लिए जो बातचीत का अलग कोई रास्ता नहीं था हम लोग का बीच में, कि यही की रास्ता था, वी हैव टू गो फॉर द नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं होने से हम लोग को जेल में रहना पड़ेगा। वो आप भी उस टाइम मैंने 14 ईयर्स जेल में था, तो मैंने सोचा हम लोग जो लीडरशिप था बाहर पर जेल पर, उन लोगों ने सोचा कि नहीं हम लोग को नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा। उस टाइम पर उन लोगों ने कोशिश किया कैसे नेगोशिएशन में जाए। तो उस टाइम पर डॉक्टर हिरेन गोहाई, नोटेड लिटरेचर, उसने उन लोगों ने एक कमेटी बना के उन लोगों हम लोग का लीडरशिप जो था जेल में, उन लोगों को मुलाकात किया। उन लोगों को बोला कि आप लोग अभी ऐसे जेल में आप लोग रहना पड़ेगा, रहने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए आप लोग आइए तो निगोशिएशन करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। अनूप जी, 2011 में आप लोगों ने बातचीत शुरू किया, सरकार के साथ वार्ता शुरू हुई। अब 12 साल हुए वार्ता के, आपको 12 साल हुए, 12 साल बाद जाकर अब एक समझौता हो पाया है। पिछले कुछ सालों में जाहिर है कि एक साल में भी कहा जा रहा है कई दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद ये समझौता सामने आया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या अद्भुत प्रयास हुए, क्या आगे सीमा से आगे बढ़कर आप लोगों के साथ आपकी बात सुनने के और समझौते तक पहुंचने के प्रयास हुए, जिसके बाद आज आप यहां हमारे बीच बैठे हैं? पहले एक बात है, तो हम लोग क्या मुद्दा पर डिस्कस करेगा। ये चार्टर ऑफ डिमांड जो डॉक्टर गोहाई साहब के नेतृत्व में बनाया था, उन लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड बना के दिया, उसमें से चॉइस करके हम लोग का लीडरशिप ने बनाया चार्टर ऑफ डिमांड। उस टाइम पर हम लोग सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द इंडिजिनस पीपुल ऑफ असम, तो उसके लिए हम लोग से जनगोष्ठी को ये एससी स्टेटस मांगा था। लेकिन उस टाइम पर हम लोग का जो असम में जो अभी एसटी स्टेटस मान रहा है, बुक कर रहा है, उन लोगों ने अपोज किया। तो इंटरनल कुछ कंट्राडिक्शन आ गया, कोई नया मुद्दा आ गया, वो लोग भी एसटी स्टेटस मांगने के लिए शुरू कर दिया। तो इसी का वजह से हम लोग सोचा कि एसटी स्टेटस का जरिए हम लोग का मुद्दा फायदा नहीं होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। इसीलिए उसका अपनी मांग की बात तो आप कर रहे हैं ना, उसका बाद में क्यों लेट हो गया, ये मुझे को 1 मिनट बोलना दीजिए। तो क्योंकि उसका बाद में मुद्दा हम लोग उठाया कि क्या 88% सीट रिजर्वेशन फॉर द असेंबली एंड एमपी सीट, तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये तो हम लोग कर नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, दूसरा स्टेट का भी मुद्दा है। तो इसीलिए हम लोग चेंज किया, वो मुद्दा सर के हम लोग लास्ट में जो डिलिमिटेशन हुआ, और डिलिमिटेशन में हम लोग एग्री हुआ। उसका बाद में डिलिमिटेशन में जो फायदा होगा, और हम लोग इंडिजिनियस पीपुल थोड़ा सा होने से भी 94 सीट प्रोटेक्ट होगा, ये सोचकर हम लोग एग्रीमेंट के लिए सब एग्री किया। अब समझौता, जो समझौता हुआ उससे आप सब संतुष्ट हो गए हैं और आपने हस्ताक्षर कर दिए, और अब शांति प्रक्रिया का, आप शांति व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाएंगे अनूप जी। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा वो दोबारा एक बार पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप आज वार्ता की मेज पर बैठे हैं, आप पहले भी वार्ताएं करते रहे हैं, आप पिछली सरकारों से भी वार्ताएं करते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या प्रयास थे इस सरकार के द्वारा, कहां तक ये सरकार आपकी मांगों को, आपकी बातों को, विचारों को समझने को तैयार दिखी, संवेदनशील दिखी आपके विचार के प्रति, कि आपको समझौते तक पहुंचने में आसानी हुई? I like to thanks to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I like to thanks to the Honorable Home Minister Amit Shah ji, क्योंकि इन लोगों का जो स्पेशली द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, इन लोगों का जो इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए, असम का जो मुद्दा है वो सॉल्व करने के लिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, इन लोगों का जो इच्छा है, जो इंटरेस्ट है, दूसरा का थोड़ा सा कम हम लोग का महसूस किया था। इसीलिए हम लोग सोचा कि क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट देके हम लोग का जो मुद्दा सॉल्व करने के लिए जो माने एडवांस हुआ है, उन लोग को हम लोग को अप्रोच किया था, कि हम लोग भी सोचा
कि ये इसी टाइम पर, असली टाइम पर ही, ये टाइम पर ही ये एग्रीमेंट करना ज़रूरी होगा, स्पेशली क्योंकि जो असम का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वो बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत इंटरेस्टेड है टू सॉल्व दिस इशू। वो ज़्यादा समझता है। अभी भी उनका साथ में आज भी बातचीत किया था हम लोग। वो हम लोग का जो लड़का लोगों का, हम लोग को अभी 9 डेजिग्नेटेड कैंप है, और 9 डेजिग्नेटेड कैंप में जो हम लोग का कैडर्स है, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने के लिए स्पेशल अटेंशन दिया है। उसने कोशिश किया है, जो हम लोग का जो लड़का है जिसका मकान वगैरह नहीं है, उन लोगों को उन लोगों का यानी आप लोगों के पुनर्स्थापना के लिए तमाम जो प्रयास हैं, जो सुविधाएं चाहिए, जो कुछ चाहिए, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। और जाहिर है कि गृह मंत्री ने कहा है कि वक्त से पहले आपकी जो शर्तें हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा, समिति बनाई जा रही है उसको लेकर। लेकिन एक सवाल आपसे, इससे पहले कि मैं अपने दूसरे मेहमानों से एक सवाल लूं, किस तरह के भविष्य की कामना करते हैं आज आप? क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर पूर्व में विभिन्न राज्यों में जो जो समझौते हुए हैं, उन सब के बाद वहां की तस्वीर बदल गई है। अनूप चेतिया जी, आप और आपका काडर आज किस तरह के भविष्य की कामना करता है? देखिए, हम लोग को नया असम गणना, ये नया असम बनाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग आर्म रिवॉल्यूशन किया था, ऐसे हम लोग असम को डेवलप करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग का जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है, इसको जैसे आने से भी एडवांस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये गवर्नमेंट भी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आज उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जैसे आने से भी हम लोग आप लोगों का जो मुद्दा है, सभी जो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, वो एक से एक पॉइंट हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग का पूरा उम्मीद है ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसको कैसे एडवांस करेगा, ये इसमें हम लोगों का कुछ मैंने एक्टिव रोल रहना पड़ेगा। हम आप लोग तैयार हैं कि आप शांति प्रक्रिया व्यवस्था में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश, राष्ट्र, आपके जो राज्य है असम है, उसके विकास में आप लोग अपना योगदान देंगे। लेकिन यहाँ पर रविशंकर रवि जी, चलिए आपसे सबसे पहले, क्योंकि अब चर्चा में समाप्त भी करनी है, संक्षेप में आपसे जवाब लेना चाहूंगी। रविशंकर जी, आपने भी देखे होंगे बहुत से ऐसे हिंसक गुट हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उसके बाद उनकी भी जिंदगी बदली है। इस तरीके से उल्फा तमाम काडर के साथ आत्मसमर्पण करना, शांति की ओर आगे बढ़ना, आपके अनुभव क्या कहते हैं? असम के लिए ये किस तरह के मार्ग आगे खोलता नजर आता है? नहीं, देखिए, ये जो उल्फा के कैडर हैं, ये लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं और काफी कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरकार के अनुदान पर जीना चाहते हैं, वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, एक सम्मान चाहते हैं, समाज में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, जीने का मौका चाहते हैं। और निश्चित रूप से सरकार के साथ जो उनकी जो लगातार निगरानी चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, तो आने वाला साल जो है इन उल्फा के, इन कैडरों के लिए मेरा यह मानना है कि नई उम्मीद लेकर आएगा। दीपक दीवान जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये अब नया साल की शुरुआत है, नई ज़िंदगी है, नई न्यू लाइफ है। जैसे अनूप जी ने बोला नया असम बनाना है, तो उसमें ये नई उम्मीदें तो हैं ही, और केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इसमें। आज इनके साथ जो समझौता साइन हुआ है, उसमें 1,80 करोड़ का पैकेज है, जो पूरे असम की कायाकल्प बदल देगा। इसमें इट्स अ डेवलपमेंट पैकेज, ऑल्सो इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन फॉर द कैडर्स एंड एवरीवन। सो it's a very good sign and good deal from the center to the state and to Ulfa. To Ulfa, बिल्कुल। और उल्फा 100-200 नहीं, 700-800 काडर के साथ आत्मसमर्पण किया। अनूप चेतिया जी, आपके लिए नव वर्ष, नई उम्मीदें, नया भविष्य लेकर आ रहा है। आपको ढेरों शुभकामनाएं नए साल और बेहतर भविष्य के लिए। साथ ही दीपक जी आपका और रविशंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्ते। और फिलहाल